हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। मेरे बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समास टॉपिक, ठीक है? तो समास टॉपिक आज से शुरू हो जा रहा है। और समास किसे कहेंगे? पहली बात कि समास किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात यह है कि मेरे बच्चे, संक्षिप्तकरण को समास कहा जाता है। संक्षिप्तकरण करने को ही हम समास कहते हैं। ये बात शायद ही आप सभी को पता होगा, ठीक है? और जिनको नहीं पता मेरे बच्चे, वो आज पूरा का पूरा समास टॉपिक डिटेली कवर करेंगे, डिटेली पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। सही है मेरे बच्चे? अच्छा, पर देखो मेरे बच्चे, अगर आप इन सारों की पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है? ये सारे जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और जितने भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर वो सारे के सारे सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे टॉपिक के अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, तो मेरे बच्चे जुड़ जाइए हिंदी संजीवनी टेलीग्राम चैनल पर। हिंदी संजीवनी सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा, हिंदी संजीवनी, ठीक है? हिंदी संजीवनी सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। जितने भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है यूट्यूब चैनल पर, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, उन सारे के सारे जितने भी पीडीएफ हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके पा सकते हो, ठीक है? आपको आपको मेरे बच्चे OSTT की सिलेबस चाहिए, वहाँ पे मिल जाएगी। LTR की सिलेबस चाहिए, वहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी सिलेबस आप आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आपको मिल सकती है, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो टॉपिक हम आज समास कर रहे हैं, तो समास किसे कहेंगे? सिंपल सी बात है कि संक्षिप्तकरण, संक्षिप्तकरण को समास कहा जाता है। बेटा यहाँ पे कारण हो गया है, इसे काट देना, करण, ठीक है? संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं, ठीक है? अब बेटा समझो पहले कि ये जो समास वर्ड बना है, ये समास वर्ड बनता कैसे है। देखो, समास का आखिर अर्थ क्या है? देखो, यहाँ पे समास का अर्थ आपको दिया गया है। लाडलों, पहले ये देखो कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा? तो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो मेरे लाडले ये हो गया सम, एक तो हो गया सम और दूसरा हो गया आस, ठीक है? एक हो गया सम और दूसरा हो गया आस, यह आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सी बात, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है सम और दूसरा है आस, ठीक है? तो सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ क्या है मेरे बच्चे? सम का अर्थ है पास, ठीक है? सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है मेरे बच्चे बिठाना, ठीक है? सम का अर्थ है सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बिठाना। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि सम धन आस, सम धन आस, तो मिलकर बना मेरे बच्चे समास, ठीक है? तो मिलकर बनता है मेरे बच्चे समास। ठीक उसी प्रकार यह आप समझो कि मेरे बच्चे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो सम का अर्थ हो गया मेरे बच्चे पास और आस का अर्थ, और मेरे बच्चे आस का अर्थ हो गया बिठाना, ठीक है? आस का अर्थ हो गया बिठाना। तो ये दो मिलकर क्या बना? पास बिठाना, ठीक है? पास बिठाना, ठीक है? अच्छा, देखो मेरे बच्चे, मेरे पास तो पेन टैब नहीं है, मैं आपको यही फ़ोन वाले पेन पे ही आपको समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब वो जो हैंडराइटिंग वगैरह का इशू है, वो आप थोड़ा सा संभाल लेना। बाकी तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ऐसे लिख कर भी दे दिया है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है? अच्छा, देखो मेरे बच्चे, हाँ, इसे थोड़ा सा काट देते हैं, बिल्कुल। तो बेटा, क्या आपने समझा कि समास का सीधा सा मतलब है कि पास बिठाना? अच्छा, किन को पास बिठाना मेरे बच्चे? देखो,
किसको पास बिठाना? वो कह रहा है कि दो स्वतंत्र शब्दों के पास पास बिठाने को समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो शब्द होंगे और दो शब्दों को पास पास बिठाना को ही हम समास कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया पूरा का पूरा क्लियर मेरे बच्चे? क्या मैंने पढ़ाया? समास किसे कहते हैं, संक्षिप्तकरण को समास कहा जाता है। अच्छा, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है सम, दूसरा है आस। सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है बिठाना, यानी कि पास बिठाना। अच्छा, किसको पास बिठाना? यानी कि मेरे बच्चे दो शब्दों को पास बिठाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो मेरे बच्चे हम आगे बढ़ेंगे कि समास के भेद के ऊपर, ठीक है। तो मेरे बच्चे समास के भेद कितने होते हैं? सीधी सी बात, समास के भेद मेरे बच्चे होते हैं 6, ठीक है। समास के भेद होते हैं 6। अच्छा, कौन कौन से समास होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो हो गया आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठा तत्पुरुष समास। अभी ये जितने भी समास यहाँ पे आपके दिए गए हैं ना, यहाँ पे आपके जितने भी समास यहाँ पे दिए गए हैं उन सब को डिटेली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे जो भी पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मन लगा कर पढ़िए, चीज़ों को समझने की ट्राई कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप रटते रहे और बाकी परीक्षा में जाकर सब भूल गए। ऐसे नहीं हो सकता मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि द्वंद्व समास। पहले हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास मेरे बच्चे किसे कहते हैं पहले ये समझो। अच्छा, जैसे कि मैं उसने कहा, परिभाषा उसने कहा कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे मेरे बच्चे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। तो ये परिभाषा है, ये आपको याद रखनी है। अभी मेरे बच्चे मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप समास को कैसे पहचानोगे, कौन सा समास क्या होगा, आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। अभी मेरे बच्चों वो सारे के सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक देखो मेरे बच्चे, द्वंद्व समास की ट्रिक देखो। देखो, अगर ये एक नंबर ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है और, अथवा, या, एवं, ये जो चार शब्द हैं अगर कोई सेंटेंस में, अगर कोई वाक्य में अगर आपको दिख जाए तो मेरे बच्चे आंख बंद करके आपको वहाँ पे द्वंद्व टिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा बेटा, उसने क्या कहा? राम और श्याम। मेरे बच्चे और आ रहा है, और अगर और आ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको क्या करना है? आंख बंद करके ये जो सेंटेंस है आपको टिक करना है। किसके ऊपर टिक करना है मेरे बच्चे? द्वंद्व के ऊपर, ठीक है, द्वंद्व समास के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेकंड नंबर ये ट्रिक है। देखो, आप आगे रहो, सॉरी, ये जो सेकंड नंबर का ये एग्जाम्पल है, आप आगे रहो अथवा पीछे रहो, बीच में मत रहो। यानी कि कोई इंसान बोल रहा है आप आगे रहो या पीछे रहो, बीच में मत रहो। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है? अथवा है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि और या अथवा या फिर या एवं, ठीक है। अगर ये चारों शब्द अगर कोई सेंटेंस में है तो वो मेरे बच्चे बन जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, ट्रिक नंबर टू। देखो, ट्रिक नंबर टू क्या है? उसने कहा अगर मेरे बच्चे योजक चिन्ह हो और उसके साथ ऑपोजिट सेंस देता हो, यानी कि योजक चिन्ह का लोप वहां पे दिखाई दे रहा हो, यानी कि योजक चिन्ह का यूज वहां पे किया गया हो और उसके साथ ऑपोजिट सेंस देता हो,
फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ देखो, जैसे कि उसने कहा, मेरे बच्चे, उसने कहा कि भाई बहन। मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? तो आप कहोगे हाँ जी सर, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, भाई और बहन ये क्या अपोजिट है? आप कहो कि हाँ जी सर, ये तो अपोजिट भी है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल देखो, उसने कहा पाप पुण्य, तो यहाँ पे पाप है और यहाँ पे पुण्य। अच्छा, क्या योजक चिन्ह है? आप कहो कि हाँ जी सर, योजक चिन्ह भी है। क्या ये अपोजिट है? आप कहो कि हाँ जी सर, अपोजिट भी। हाँ जी सर, अपोजिट भी है। ठीक है, अगर योजक चिन्ह है और अपोजिट का सेंस दे रहा हो तो वहां पे मेरे बच्चे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, देखो और एक देखो, उसने कहा, उसने कहा कि लड़का, उसने कहा लड़का और एक लड़की। अच्छा, योजक चिन्ह भी है और अपोजिट भी है। उसने ये नहीं कहा कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, पाप पाप, ऐसा नहीं कहा मेरे बच्चे। वो कह रहा है उसका अपोजिट, लड़का लड़की, पाप पुण्य, भाई बहन। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक तो मेरे लाडलों, अगर और अथवा या एवं ये चार शब्द हैं तो आपको क्या करना है? वो उसे द्वंद्व समास टिक करना है। और अगर, और अगर मेरे बच्चे ट्रिक नंबर 2 क्या है? योजक चिन्ह दिया गया हो और उसके साथ, और उसके साथ क्या, उसके साथ अपोजिट, अपोजिट सेंस अगर हो तो वहाँ पे भी आपको, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है? द्वंद्व समास को टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे द्विगु समास। तो द्वंद्व समास यहाँ पे खत्म होता है। द्विगु समास, मेरे बच्चे द्विगु समास में उसने क्या कहा? द्विगु समास में उसने कहा कि जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। या फिर सीधी सी अगर मैं बात कहूँ कि द्विगु समास कैसे पहचानोगे, तो सीधी सी बात, आप संख्या को देखो। अगर कोई शब्द अगर हम लिख रहे हैं और वहाँ पे संख्या का बोध आ रहा हो तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि अगर मैं कह दूं, मैं यहाँ पे अगर कह दूं नवरत्न, मैं यहाँ पे मेरे बच्चे कह दूं नवरत्न, तो मेरे बच्चे रत्न, रत्न कितने हैं? 9 रत्न है। नव का मतलब क्या है? नव का मतलब है 9। तो रत्न कितने हैं? 9 रत्न है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दीप, मेरे बच्चे दीप, तो दीप कितने हैं? सप्त दीप, यानी कि 7 दीप। सप्त का मतलब है 7। ठीक है, तो जहां पे भी मेरे बच्चे नंबर आ रहा हो, जहां पे भी कोई संख्या आ रहा हो, वो द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, द्विगु समास बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको संख्या को देखने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मेरे बच्चे देखो, नेक्स्ट उसने कहा कि कर्मधारय समास। अच्छा, कर्मधारय समास किसे कहेंगे मेरे बच्चे? कि जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे मेरे बच्चे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, यानी कि पूर्व पद, मेरे बच्चे पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद, और उत्तर पद, और उत्तर पद मेरे बच्चे, और उत्तर पद होगा विशेष्य, तो वहां पे उसे हम कहेंगे कि कर्मधारय। ठीक है, उसे हम कहेंगे कर्मधारय। सीधी सी बात, कैसे पहचानोगे आप कर्मधारय समास को? कैसे पहचानोगे? देखो, ट्रिक यह है मेरे बच्चे कि अगर विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास हम कहते हैं। सीधी सी बात, आप देख लो कि एक वाक्य में क्या वहां पे विशेषता की बात की जा रही है? क्या वहां पे विशेषता की बात की जा रही है? अगर वहां पे विशेषता की बात किया जाए
तो वो हो जाएगा मेरे लाडलों कर्मधारय समास। ठीक है, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे अच्छा, पहले आप ये समझो कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। पहले आप ये समझो कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है। देखो, मैंने कह दिया मैं कह दिया कि नीलकमल, तो इस नीलकमल को मैं क्या करूंगा, समास विग्रह कर दूंगा। ठीक है, समास विग्रह, तो ये वाला मेरा है समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, केवल यही वाला पार्ट, यानी इसी को हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये होता है समासज पद। समासज समासज पद। ठीक है, समासज पद। ठीक है। अच्छा, पर इसे छोड़ो, आप सिर्फ समझो कि पूर्व पद और उत्तर पद कैसे पहचानोगे। देखो देखो मेरे बच्चे, उसने कहा कि नील कमल। अच्छा, नीला है जो कमल, उसका मतलब है नीला है जो कमल। नील कमल का अर्थ है नीला है जो कमल। यानी कि मेरे बच्चे, यहाँ पे कमल हो गया मेरे बच्चे उत्तर पद। यहाँ पे कमल हो गया उत्तर पद। और यहाँ पे नीला हो गया, और यहाँ पे नीला हो गया पूर्व पद, और यहाँ पे नीला हो गया पूर्व पद। ठीक है, उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। क्या ये मेरे बच्चे कमल जो है विशेष्य है? तो आप कहो कि हाँ जी सर, कमल तो एक विशेष्य है। अच्छा, नीला है जो कमल, यानी कि कमल कैसी है? कमल मेरे बच्चे नीला है, यानी कि कमल की वो गुण बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया मेरे बच्चे विशेषण। ये हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया विशेषण। ठीक है, ये हो गया विशेषण। और जहाँ पे भी विशेषण की बात किया जाए, वो हो जाएगा मेरे बच्चे कर्मधारय। वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, यानी कि नीला कमल, कमल कैसा है मेरे बच्चे? नीला है, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है, कमल की गुण बता रहा है, कमल की विशेषता बताने के लिए वो यहाँ पे इस प्रकार सा लिख दिया है कि नील कमल, यानी कि कमल कैसा है? कमल नीला है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे विशेषता दिया गया हो, विशेषण अगर हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास आप टिक करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेटा। हाँ, अभी ये देखो, तो उसने एक तो मैंने आपको समझा दिया, उसने यहाँ पे क्या कहा था। देखो, अगर विशेषता हो मेरे बच्चे, ये समझो यहाँ पे, अगर 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 विशेषता हो, अगर यहाँ पे अगर विशेषता हो, वाक्य में अगर विशेषता हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास ठीक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एक दिखा दिया। दूसरा मेरे बच्चे देख लो, उसने कहा कि महाराजा, यानी कि महान है जो राजा, यानी कि मेरे बच्चे राजा कैसे हैं? राजा महान है। राजा महान है, यानी कि राजा की विशेषता बता रहा है। राजा की विशेषता, राजा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, राजा कैसे हैं? राजा महान है, राजा क्रूर है, राजा अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर विशेषण वहाँ पे हो, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो महाराजा भी एक है कर्मधारय समास। ठीक है। अच्छा, चौथा मेरे बच्चे देखो, अव्ययीभाव समास। चौथा मेरे बच्चे अव्ययीभाव समास। अभी अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, और और उसे समास को अव्ययी, और उससे क्या यार, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उसे उसी समास को, यार टाइपिंग वाले भी ना मिस्टेक करते हैं, उसी समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद में अव्यय हो, तो
उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। अव्यय यानी कि अगर, सीधी सी बात अगर मैं कह दूं उपसर्ग अगर हो, ठीक है, जैसे कि ट्रिक में उसने कहा कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द ही अव्ययीभाव समास होता है, यानी कि कोई शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो। जैसे जैसे देख लो यहाँ पे मेरे बच्चे, जैसे यहाँ पे देख लो, उसने कहा प्रतिदिन, उसने कहा कि प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन, ऐसे मैं आपको अलग अलग करके लिख देता हूं। देखो, दिन एक शब्द है और दिन से पहले क्या लगा है? प्रति लगा है, और प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है, ठीक है। तो अगर किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, उसने कहा कि जीवन, उसने कहा आजीवन, तो जीवन एक शब्द है, जीवन से पहले आ लगा है तो उपसर्ग लगा है, तो ये भी बन गया बेटा अव्ययीभाव समास, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हर साल, देखो साल जो है वो एक शब्द है और शब्द से पहले एक उपसर्ग लगा है, यानी कि हर लगा है, तो उपसर्ग वाला शब्द क्या बन गया? अव्ययी, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास पहचानना भी आपको आ गया। अभी बेटा देखो पांचवा, बहुब्रीहि समास। पांचवा हो गया बहुब्रीहि समास। अच्छा, बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? परिभाषा देखो कि जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक तीसरी अर्थ को तीसरी अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि देखो सीधी सी बात मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान लो ये एक शब्द है, मान लो ये एक शब्द है और ये एक शब्द है। अच्छा, अब क्या होगा? ये जो दो शब्द हैं ये किसी तीसरे एक नए शब्द का अर्थ, किसी एक नए शब्द का अर्थ प्रकाश कर रहा होगा, तो वहां पे उस केस में क्या होगा? उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। एक तीसरी शब्द तैयार कर रहा हो और उसका अर्थ भी एक अलग हो, तो उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं कह दूं, मैंने यहाँ पे अगर कह दिया, इसे मैं काट देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे कह दूं कि नीलकंठ। अभी मैं पूछूं आपको कि बच्चों मुझे बताओ कि नीलकंठ कौन सा समास है, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप कहोगे कि सर आपने कहा नीलकंठ, कौन सा समास है? सर कंठ, कंठ कैसा है? कंठ नीला है। सर यहाँ पे आपने विशेषता के बारे में बात की, तो ये हो जाएगा सर कर्मधारय। पर मेरे बच्चे यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में गलती करके आओगे। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपने सही कहा कि कंठ, और कंठ की विशेषता बता रहा है ये, यानी कि ये तो कर्मधारय होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। नीलकंठ किसे कहा जाता है? नील यानी कि एक शब्द हो गया मेरे बच्चे नील, और दूसरा हो गया कंठ, दूसरा हो गया कंठ। अभी मेरे बच्चे ये दो शब्द मिलकर बना है, ये दो शब्द मिलकर बना है नीलकंठ, ये तो आपको मालूम है। पर मेरे बच्चे क्या आपको ये मालूम है कि नीलकंठ किसे कहते हैं? मेरे बच्चे नीलकंठ कहते हैं शिवजी को, नीलकंठ कहते हैं शिवजी को, यानी कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, यानी कि एक तीसरा अर्थ यहाँ पे प्रदान कर रहा है। और जब भी कोई तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा हो, तो वहाँ पे मेरे बच्चे आंख बंद करके आपको बहुव्रीहि टिक करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुव्रीहि पे टिक करना है, ठीक है। अच्छा देखो,
सेकंड यहाँ पे उसी प्रकार देखो, उसने कहा कि दशानन, यानी कि एक हो गया 10, 10 और एक हो गया आनन, और एक हो गया आनन। अभी मेरे बच्चे आपको पता है क्या करोगे आप करोगे कि ये दो मिलकर मेरे बच्चे, ये दोनों मिलकर सर बन गया क्या, दशानन। अच्छा यहाँ तक तो सही है। अभी आप देखोगे कि दशानन यानी कि आनन यानी कि हाथ। अच्छा हाथ कितने हैं, 10 हैं, यानी कि यहाँ पे तो सर जी संख्या की बात कर रही है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। पर बच्चे वहीं पे गलती होगी। दशानन, दशानन यानी कि किसको वो समझा रहा है, दशानन किसको समझा रहा है, माता दुर्गा को। माता दुर्गा को यहाँ पे वो समझा रहा है कि दशानन, ठीक है, माता दुर्गा, माता दुर्गा, ठीक है। दशानन का और एक अर्थ क्या है, माता दुर्गा। हमें ये पता है कि दशानन का अर्थ है आनन 10, यानी कि हाथ जो है वो 10 है। तो इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये द्विगु होता है। पर दशानन का एक अर्थ है, एक तीसरा अर्थ है, और वो होता है माता दुर्गा। अगर कोई अर्थ आ रहा हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास ही होता है, और आपको बहुब्रीहि पर टिक करके आना है, ठीक है। अच्छा देखो मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। अच्छा तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, यानी कि 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। कौन कौन से वो होते हैं, एक तो हो गया कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो गया करण तत्पुरुष, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, चौथा हो गया अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, और जो छठा वो होता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। यानी कि 6 होते हैं, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी बेटा देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया, जितने भी समास के भेद, समास के समास के 6 भेद मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समास के 6 भेद आपको बता दिया। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास को डिटेली पढ़ेंगे, कर्मधारय समास को डिटेली पढ़ेंगे, और तत्पुरुष समास को भी डिटेली पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके जितने भी 6 तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया, इन 6 तत्पुरुष समास को नेक्स्ट क्लास में हम डिटेली करके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर सेकंड क्लास आप अटेंड करना, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे बच्चे, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मेरे बच्चे, हिंदी संजीवनी, हिंदी संजीवनी, हिंदी संजीवनी, ठीक है, हिंदी संजीवनी। या फिर इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 7656898289, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ, थैंक यू।